चलो शांति बैठो, नो आवाज, नो शोरगुल, सीधे क्लास पे आइए। आज हम लोग 7वां चैप्टर जो इतिहास का है, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, उसका हम तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम इसको समाप्त कर दूं, भले थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चला जाए। आज थोड़ा पहले खत्म होगा, कल थोड़ा लेट ले जाएगा। एक के बतिया सारी रतिया करबो, कई एक बार बताएं, कोई एगो याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत ना पड़ेगा। समाजवाद में सरकार होता है, साम्यवाद में एक बार कॉपी पर लिख के दिए थे एगो टेस्ट में, अब हमारा ना पता, हम भुला गए ना, हम भुला गए। ऐसे ही होगा अब। एक के बतिया सारी रतिया जब सबके कॉपी पर लिख लिख के दिए अपना टेस्ट जो हुआ था, पहला बार जो टेस्ट शुरू हुआ था, पहला बार जब मेरे हाँ तो बस हो तो गया। अरे पागला, कहीं तक खाली वही बतवा लिखेगा कि वो में जोड़ना है कि वैसी शासन व्यवस्था, या बोलना है कि समाजवाद वो व्यवस्था है जिसमें सरकार होती है, साम्यवाद में नहीं होती है। स्वामित्व सरकार की होती है, समाजवाद में उसमें नहीं होता है। जन अरे वही स्वामित्व में जो तू बोल रहा है, सरकार की वहां बात नहीं होती है। और अभी समाजवादी व्यवस्था है, साम्यवादी न है। हमरो सभी सब हम याद कर लेंगे ना, दो चार बात है अपने जो हमरो लपेट लेगा। हम कंफ्यूज हैं, निकाल मोबाइल, हमारा ना पढ़ेला है। बोल रहे कि समाजवाद में सरकार होता है, उसके नियंत्रण में सारी चीजें रहती है। साम्यवाद में सरकार की आवश्यकता ना होती है। बार बार बोल रहे, लेकिन नहीं एकदम ऐसे बताइए, एकदम लाइन से, बाकियों बात नहीं याद है हमको। पूछा अंतर तो हम खाली वो बिंदु बता रहे हैं कि एक में बस इतनी याद रखो, एगो में सरकार होती है, एगो में सरकार की जरूरत नहीं होती है। ऐसा समाज सब समान हो, कोई मतलब हाँ, तो समाजवाद में तो होबे करता है। समाजवाद में भी वर्गहीन समाज है और साम्यवाद में भी वर्गहीन समाज है, लेकिन दोनों में अंतर हम कैसे करें? तो अंतर करती है वहां सरकार। एक में सरकार की जरूरत पड़ती है, पूरा उसके नियंत्रण में होता है, एक में सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने के फर्क है। एक के बतिया तो वह तो कह रहे हैं कि न बोले मैं यहाँ वहाँ सर्च करने से पहले बोले कि समाजवाद में सरकार होता है और साम्यवाद में नहीं होता है। तब मेन चीज जो तुमको अंतर करना है, हम सिर्फ वो बोल रहे हैं। अब तू पूरा परिभाषा पूछ रहा था, अभी तक थोड़ा परिभाषा नहीं याद हुआ तो तुर गलती। साम्यवाद में सरकार नहीं होती है, निजी व्यक्ति का तो होता है। नहीं, दोनों में निजी व्यक्ति नहीं होता है, प्राइवेट दोनों में से किसी में नहीं होता है। समाजवाद में भी प्राइवेट चीज नहीं होता है, साम्यवाद में भी प्राइवेट चीज नहीं होता है। अभी दोनों में अंतर कैसे करे? तो अंतर करती है सरकार। समाजवाद में सरकार होती है और उसी के नियंत्रण में सारा चीज होता है। साम्यवाद में सरकार भी नहीं होती है, प्राइवेट चीज भी नहीं और सरकार भी नहीं, जनता लोग वही सब है। भारत न तो साम्यवाद है, न समाजवाद है, न पूंजीवाद है, ये सब का मिश्रण है। यहाँ पे हर चीज तुमको मिल जाएगा। अमेरिका में पूरी तरह पूंजीवाद है, चीन में, रूस में समाजवाद है। साम्यवाद किसे कहेगी? वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ पूरे तरह से पूंजीवाद है। समाजवाद साम्यवाद के नामों मत लेना। अमेरिका में पूर्णतः पूंजीवाद है, समाजवाद साम्यवाद के नाम जिक्र भी नहीं है। हाँ, अगर तुम रूस और चीन में कंफ्यूज हो रही हो समाजवाद साम्यवाद तो चल सकता है कि चलो यहाँ कंफ्यूजन तो चलेगा, लेकिन अमेरिका में कंफ्यूजन हो रहा है तब तो आप मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो बिना पूछे बोले, बिना बुलाए कहीं जाए, हाँ भकर भकर करते रहे। चलो वो बात खत्म करो, आ जाओ चैप्टर पर बुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं, इन्हें शून्य हमको घुमा देता है। देखो, विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी जब विश्व बाजार आया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बदला न बदला उसके बारे में। देखो, अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध,
और वहीं से हम लोग चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका है 1918 में, और 1900 बाद के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार, शांति वार्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, और हम भले कंफ्यूजन में बोल रहे थे लेकिन नाम हम सही बोल रहे थे। राष्ट्र संघ के गठन में सबसे बड़ा श्रेय जो है वो माना जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का। उन्हीं का ये आइडिया था, बाकी कई सारे देश उसमें मिल करके उसको बनाए थे। वो अलग बात है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक दिन उसका विघटन हो गया, फिर उसके जगह संयुक्त राष्ट्र संघ बना। वो उसी का दूसरा रूप है। ये सब 9th में पढ़ना था। दोनों में समानता भी दिखा दिए थे कि देखो जो चीज उसमें था उसमें से लगभग सारी चीजें इसमें मिल जाएगा। कुछ जो गलतियां हुई थी उसको खाली सुधार किया गया है और नाम बदल दिया गया है। तो खैर देखिए 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन रहे थे उस सब संबंध बनने का पीछे कारण था ये लोगों के आर्थिक स्थिति। सबके हालात वही थे, सबको पता था कि लड़े से काम न चलेगा, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। ठीक, उसमें अलग बात है कि लोग अपना जमीनी स्तर पर अपना फिर कुछ अलग अलग नियम बना रहे थे, जिसे अमेरिका अपने देश में सीमा शुल्क दोगुना कर दिया था। तो कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन सबको समझ में आ रहा था कि नहीं सहयोग की जरूरत है। खास करके वो जो इस युद्ध में बर्बाद हो चुके थे। अमेरिका बर्बाद नहीं हुआ था, ये अपने तरीके से चल रहा था, लेकिन बाकी देश तो यूरोप के सब बर्बाद हो चुके थे। समझ गई। उसके बाद अगर हम 1929 के आर्थिक मंदी को आधार माने और उसके अनुसार हम अगर इतिहास को पढ़ें 1945-50 तक के, तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक आर्थिक मंदी के पहले का टाइम यानी विश्व युद्ध के बाद, और आर्थिक मंदी के पहले। सब ले लो तो 1920 से लेकर के कहाँ हम जाएंगे 1929 तक के बीच में एक भाग, और दूसरा भाग हम बांट देंगे कहाँ 1929 से लेकर के हम लोग कम से कम 1945 तक इसको रख सकते हैं। ये दूसरा भाग। ये वो टाइम है जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और आर्थिक मंदी नहीं आई थी। ये वो टाइम है जब आर्थिक मंदी आ गया था और इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। तो ऐसे हम दो भाग में इसको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक, तो पहले को हम 1900 यहाँ पे पूरे को हम 1920 से 45 तक बांटते हैं। इसको दो भाग में बांट दो, 1920 से 1929 तक, जब यहाँ पे लोग अपने आर्थिक उत्थान के बारे में सोच रहे थे, कैसे हम अपने आप को फिर से विकसित करें और पहले जैसा फिर से बनाए, इसके बारे में सोच रहे थे। और दूसरा भाग है आर्थिक मंदी का, जो लगभग चलेगा तुमको 1929 से 45 तक। और कल जो हमारा टॉपिक है वो है उसके बाद का, यानी मुख्य रूप से 1950 से लेकर के अब तक जो किताब में तुम्हारा है वहां तक। उसमें अगर होगा तो अब वर्तमान में कुछ जोड़ने लायक होगा तो वर्तमान के भी कुछ चीज हम जोड़ देंगे, नहीं तो कम से कम 1991 तक तो आप जो उदारीकरण की नीति आई है वहां तक के हम लोग कल पढ़ के इसको खत्म। ठीक, ये हम भोर में लिखे हैं। आज कल जो हालत हुआ था ना कि लिखे को होश ना था, सुत गए, लेकिन वह नींद जब पूरी हो गई, रोज वाला 2 बजे नींद टूट गई, कहे कि चलो 3 घंटा में लिखिए देंगे, तो इतना लिखे हैं। बाकी कल आप लोगों को किया जाएगा। हाँ एकदम बोलिए। हाँ अभी मजे नहीं आ रहा है, आ तो रहा है एक से एक, लेकिन हमको मजा नहीं आ रहा है। और ऑर्डिनरी थोड़े लिखाएगा, एगो भैया पर लिख के आधा छोड़ल है, लेकिन उसको जब जोड़ रहे हैं ना तो वो मजे नहीं आ रहा है, ले लो पेंडिंग में है। जब सुनाएंगे तब मजा आएगा। तो लग रहा है जब वो नहीं आई थी तब तो हम लिख दिए थे, याद है बोला शायरी कि बरसों बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आने वाली है, मैं खुश हूँ कि मेरे घर एक नन्ही सी जान आने। अब जब वो आ गई है तो तुमको लग रहा है कि नहीं चलेगा कलम, चलेगा, लेकिन पहले हमको संतुष्टि होना चाहिए। लोग को अच्छा लगे ना लगे, हमको लगना चाहिए कि हम अपन बेटी ला बेस्ट लिखे हैं। जब तक नहीं वो लगेगा तब तक नहीं सुनेंगे, है ना। पगली वो हमार पहचान है, अब ओकरे में जान है। ले आवे थो। सुनो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव खत्म हो गया था। पता है, सब यूरोपीय देश तो बर्बाद हो गए। जो भी फ्रांस ब्रिटेन थे, फ्रांस के तो स्थिति कुछ ठीक हो था, ब्रिटेन के तो हालत एकदम खराब था। तो पावर जो इसका क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये नहीं कि एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर ये पूरी तरह से खत्म हो गया होता तो 1920 से कैसे हम लोग आजाद हो जाते।
लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए हम 1920-21 में गुलाम ही रहे। लेकिन पहले जितना वर्चस्व था उतना अब इसका नहीं रहा था। जो विश्व में इसका प्रभुत्व था, जो बोलबाला था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था, उसमें गिरावट हुई थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, अमेरिका, जापान और सोवियत रूस जैसे देश आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका लास्ट में युद्ध में आया था तो ज़्यादा इसको खर्च पड़ा नहीं, मजबूत है। जापान तो इस युद्ध में था ही नहीं, मजबूत है। और रूस तो 1 साल पहले निकल के अपन प्लानिंग में लगले था, नई आर्थिक नीति सब अपन लगा के अपन प्रोग्राम बनैली था आगे निकले के, ठीक। तो ये भी यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। तो एक तरफ यूरोपीय जो भी शक्तिशाली देश है उनका शक्ति छीन हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे देश शक्तिशाली बन रहे थे, ठीक। अमेरिका के युद्ध के बाद के 2 वर्ष आर्थिक संकट के काल था, मतलब 19-20 थोड़ा रहा, लेकिन उसके बाद ये अपने परिस्थिति में सुधार कर लिया। 2 वर्षों में ही अमेरिका 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। ये इसकी खराब स्थिति थी। युद्ध के बाद 1918 में खत्म हुआ युद्ध, तो उसके बाद 19-20 ले लो, इस दौरान इसकी भी स्थिति खराब थी। 1 लाख लोग इसके यहाँ भी बेरोजगार हो गए थे। लेकिन याद करो कल्लेवाला में, अमेरिका में, यहाँ ब्रिटेन में 35 लाख लोग बेरोजगार हुए थे, उसके तुलना में ये कुछ नहीं है। तो ये अपने आप को तुरंत जो भी दिक्कतें आ रही थी उसका समाधान तुरंत ढूंढ लिया। ब्रिटेन को ढूंढने में टाइम लगा, सबसे हालत खराब जर्मनी के, बेचारा के लोगों बेरोजगार, ऊपर से कर्जों लदा ले और संसाधनों पर कब्जा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अमेरिका के उन लोगों की तुलना में हालत कम खराब था। 1922 के बाद इसके स्थिति में कुछ सुधार हुआ, और 1928-29 तक ये सुधार रहा। उस टाइम पे कल बताए थे तुमको कि इसका जो मोटर उद्योग था वो चल पड़ा था अमेरिका के, और कल ही बताए थे कि लगभग 50 लाख कार उस टाइम पे इसका बिक चुका था, और अच्छा खासा इनकम इसको हो चुका था, और आर्थिक स्थिति से ठीक ठाक था। कब तक, 1929 तक। 1929 के बाद इसको भी लगा कि अब हम भी नहीं टिक पाएंगे, और यहाँ पे 1929 के बाद ये भी आर्थिक मंदी के चपेटे में आ जाता है, और विश्व आर्थिक मंदी की घोषणा हो जाती है। इस दौरान पे एगो अमेरिका में नुकसान हुआ। कौन बना रहा है मोटर उद्योग, एक कंपनी प्राइवेट। तो ऐसे में जो कृषि वर्ग ये सब के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका उतना प्रभुत्व नहीं रहा। मुख्य रूप से वहाँ पे सत्ता वगैरह जो पावर है वो किसके हाथ में रहा, जो पूंजीपति वर्ग थे उनके, और जो सरकार में थे उनके। आम लोगों को कोई खास इससे फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अगर बात करो अमेरिका की, तो अमेरिका अपने ताकत में मजबूत था, आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाए हुए था 1929 तक। वो अलग बात है कि कुछ ही हिस्सा उसमें उसका आनंद ले पा रहे थे, और एक बड़ा हिस्सा उससे दूर था। ये चीज़ समझ में आ रहा है, समझ में आया ना, समझ में आया। देखो यहाँ पे मान लो ये हमने के अमेरिका है, ठीक। हाँ, ये पूरा अमेरिका, यहाँ पे 5 करोड़ रुपया आया, तो आर्थिक स्थिति से तो ये देश हमारा मजबूत हो गया, ये क्लासरूम अमेरिका मजबूत हो गया। लेकिन बताओ ये 5 करोड़ रुपया सिर्फ हम उन तीनों में बांट दें और आप लोगों को ना दें, तो ये क्लास तो मजबूत है, लेकिन ये क्लास के का सब व्यक्ति मजबूत है, वही वहाँ हो गया था। मालिक था फैक्ट्री का, कार बिका फैक्ट्री से, तो ज़्यादातर फायदा किसको हुआ, फैक्ट्री को। तो आर्थिक स्थिति से अमेरिका तो मजबूत था, लेकिन अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति मजबूत नहीं था। बस इतने बताना था, ये समझ गए, क्लियर। तो ये चीज हुआ था। उसके बाद रूस को देखो, रूस यहाँ पे अपना नई आर्थिक नीति 1921 में लेके आ गया था, लेनिन आया था ना लेके आए। बाद में 1928-30 के टाइम पर पंचवर्षीय योजना कौन लेके आया था, स्टालिन। पहली बार दुनिया में 5 साल के प्रोग्राम किया कि क्या करना है। तो इन नीतियों के कारण रूस आगे बढ़ा। एकमात्र यही देश था जिसके ऊपर आर्थिक मंदी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसका शासन ही अलग नीति पर चल रहा था। ये समाजवादी व्यवस्था पे चल रहा है, ना तो लोकतंत्र है, ना राजतंत्र है, ना पूंजीवाद, कुछ नहीं, सीधे इसका अलग नियम चल रहा है, समाजवाद, एक नए विचारधारा के साथ। तो सरकार तो हम कहाँ करें, हम समाजवाद बोल रहे हैं, हम साम्यवाद बोले हैं।
तो तुम एक लाइन में बस इतने कॉपी पर लिख लो, जो बात नहीं याद होता है उसको लिख के कहीं चिपका दो। समाजवाद में सरकार होती है, साम्यवाद में सरकार नहीं होती है, लेकिन दोनों वर्गहीन समाज की बात करता है। वर्गहीन समाज मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, समाजवाद दोनों में। हाँ तेरा कंफ्यूजन है रे, है कोई बात नहीं। इसको एक बार फिर से हम बढ़िया से तुमको लिखवा के समझा देंगे। पहले आज हम कोई टॉपिक खत्म करने दो, फिर टाइम बचेगा तो उसको हम बता देते हैं, ठीक। कंफ्यूज नहीं रहना है। अब वो हमर घंटे में तो एकदम नहीं रहना है, ना होगा तो 4 दिन बाद बताया जाएगा, रिसर्च करके बताया जाएगा, लेकिन आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। कंफ्यूज मत रहो। तो ये समझिए, इसका नई आर्थिक नीति सक्सेस रहा, आगे बढ़ गया। जापान, ये साम्राज्यवाद वाला व्यक्ति, हमारा अपना साम्राज्य फैलाना है, बेचारा चीन के मार के कूट दिया था उस दौरान इतनी को। हाँ जी, चीन के मार के कूट दिया था। हाँ रे, इस टाइम पे अब ब्रिटेन कौन कहीं की बड़का है, या तोरा ही आके कब्जा कर ले हलवा। वो घड़ी पाकिस्तान है, बांग्लादेश सब तोरे में हलवा, वो दूसरा देश से आके कब्जा कर ले हलवा। समुंदर को हो पार से आके हे पार। बल से बड़ा बुद्धि होता है। ये तो बोलिए। हाँ, नहीं दम था, टूटा तो लूटा। हमने के गांव में कहावत है, घर टूटा है तो जवार लूटा है। तो हम लोग टूटे, वो लूटे, और उससे भी बड़ा ओल मान लेते हैं हमारे पूर्वज ठीक है मूर्ख थे। हम लोग महामूर्ख हैं। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज टूटे, इसलिए विदेशी आकर के हमको लूटे, और ये जानते हुए भी हम लोग आपस में टूटे हुए हैं, धर्म जाति और क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। तो अगर वो मूर्ख थे तो हम लोग महामूर्ख हैं। वो लोग तो उसका निदान करके चले गए, गुलाम भी बने और आजाद भी करवा दिए, और हम लोग आजाद होके फिर से गुलाम बनेंगे। तो हमारे आने वाले जनरेशन तो हम लोगों को महामूर्ख कहेंगे कि इतना महामूर्ख था कि पीछे देखूं के नहीं सीखा। और भले होगा कि महा से महामूर्ख अपने रहेगा। अगला जनरेशन जो हमारा है वो हमसे भी महा के महामूर्ख रहेगा। समझ गए? तो वो बात होती है। तो यहाँ पे चीन भी पे कब्जा ही कर लिया था, वो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब है कि रूस अपना नई आर्थिक नीति के कारण और जापान अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण विकसित हो रहा था, आर्थिक प्रगति कर रहा था। कब तक? 1920 से 1929 के बीच इसका भी खूब विकास हुआ। मेन कहानी तो 1929 के बाद शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध में किए गए वादे पूरा नहीं होने पर भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा था। आप लोगों को याद है, पूछे थे आप ही लोग कि गांधी जी को अंग्रेज ने कैसरे हिंद की उपाधि क्यों दी? तो हम बताए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने कहा था, भारतीय जो भी नेता थे कांग्रेस से, उनसे, जिसमें कि गांधी जी भी थे, कि आप भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती करवाइए, हमको युद्ध में मदद कीजिए। जब हम युद्ध हारे या जीते, परिणाम जो भी आएगा उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब वो लोग युद्ध जीत गए, आज जब हम लोग बात किए कि हम लोगों को आज़ाद कीजिए, हमारे देश छोड़ के जाइए, तो कहता है कैसन वादा, कब किए थे, हमरा याद ना रहा है। तो इस बात से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। अंग्रेजों के विरुद्ध वो लोग नफरत उनके अंदर भरा पड़ा था। वही 1920 के असहयोग आंदोलन में भी दिखता है। ठीक, तो अब कई सारे कारण थे असहयोग आंदोलन को, तो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो ऐसे जितने भी भारतीय, जैसे भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो भी देश थे, सभी जगह यही बात बोला था, और वहां के लोगों को युद्ध में लड़वा रहा था। और क्या करता था? अपने देश की सेना को पीछे रखता था, और जो उपनिवेशिक देश थे उनके सेना को आगे। अपने देश वाले को प्रॉपर ट्रेनिंग, बढ़िया हथियार। हमारे देश वाले को कोई ट्रेनिंगों नहीं ठीक से मिलेगा, ना बढ़िया हथियार। मतलब हमारे देश के लोग जाते थे मरने, उनका कवच बन के, ये आगे तू लोग रहो, तू लोग मरते हुए चढ़ाई करो, पीछे से हम नहीं मारेंगे, ऐसी व्यवस्था। और वादा भी पूरा नहीं किया। तो इसके कारण क्या हुआ? इसी दौरान हम लोगों में राष्ट्रवादी भावना भी जग रही थी। आप देख लीजिए 1920 के असहयोग आंदोलन इसी का परिणाम है। उसका एक मुख्य कारण था ये, ठीक, जलियांवाला बाग कारण था, खिलाफत आंदोलन है, कई सारी चीजें। खिलाफत आंदोलन जो हो रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण हो रहा है।
तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, समझी। अब आगे याद रखना, तो हम पीछे तुमको बता दिए कि जितने भी ये लोग आर्थिक संबंध आपस में जो संबंध बना रहे थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उस सबका कारण क्या था? आर्थिक विकास करना, क्योंकि सबकी हालत वही थी। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? अमेरिका से। कब? 1929 में। ये रहा है कब तक? 1933 तक, 4 साल, 1929 से 33। लेकिन बार बार तुमको बस यही पूछा जाता है, अभी तक ही ना पूछा गया है कब से कब तक। लेकिन आप याद रखिएगा, पूछे कि आर्थिक मंदी कब तक रहा, 1933 में। कब से कब तक? 1929 से 33। कब आया? तो 1929 में। तो 1929 से 33 याद रखियो। तो यहाँ पे ये चीज हो रही थी। लेकिन अमेरिका में एगो व्यक्ति आया, उसका नाम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे तीसरा चैप्टर में, जब हम हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में पढ़ाए होंगे, निक्सन के बारे में भी पढ़ाए थे। जब आर्थिक मंदी चला था ना, तब रूजवेल्ट बढ़िया काम किया था। वो अमेरिका में एगो लाया नई आर्थिक नीति, जिसको कहते हैं हम लोग न्यू डील। जैसे लेनिन लाया था उसको नई आर्थिक नीति कहते हैं, हमारे यहाँ जो आया था उसको उदारीकरण की नीति कहते हैं, यहाँ पे जो आया था उसका नाम है न्यू डील। ठीक, अब अगर तुमसे पूछ देवे कि न्यू डील क्या था, तो आपको बस यही बात लिखनी है कि न्यू डील 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका में लागू की गई एक नई आर्थिक नीति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना, कि दोनों को बराबर तरीके से आगे बढ़ाएं, कृषि को भी और उद्योग को भी। है कि पीछे उद्योग आगे बढ़ चुका था, 50 लाख कार बेच चुका है, वो लोग आगे निकल गया है, और कृषि वर्ग पीछे रह गया। तो कहा कि नहीं, दोनों को संतुलन करना है। जब तक देश के प्रत्येक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक अमेरिका कैसे बढ़ेगा? तो उसको संतुलित करना था। उसके बाद था मानव समाज को भी ध्यान में रखना है, और स्वाधीनता को भी सुरक्षित रखना है। स्वाधीनता मतलब अपना जो भी अधिकार है, उन सब चीजों को सुरक्षित रख करके इसको आगे बढ़ाना है। इस न्यू डील के तहत जल कल्याण के भी योजनाएं लाई गई, और रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास जैसे कई सारे काम किए गए, सुविधाएं दी गई लोगों को। ठीक, यहाँ से जो किसान हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को सरकार कर्ज दी। ये सब चीज बनवा रहा है ताकि यहाँ पे काम मिले, काम करवाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको कुछ इनकम होगा। और ये सब तो हम लोग को पता है कि सब आता है क्या चीज में, हम लोग के आर्थिक विकास की संरचना में आता है। अगर अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ये सारी चीजों को होना चाहिए, और समाज को मजबूत करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को बनाया गया। उद्योगपतियों को यहाँ पे व्यापार उत्पादन के लिए नए नियम लाए गए, उनको कर्ज दिया गया, उत्पादन को बढ़ाया गया, मजदूरी में वृद्धि की गई कि मजदूरों की जो सैलरी है, जो महीना है या जो पैसा मिलता है पर डे, उसको बढ़ा दो, मजदूरी को बढ़ा दो। काम के घंटे को कम किया गया कि उसको भी आराम दो ताकि बढ़िया से काम करे। तो ये सारी चीजें की गई, और थोड़ा सा अमेरिका की परिस्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। ये कब आया था? 1933 में। ठीक ना। और उसके बाद अमेरिका से धीरे धीरे आर्थिक मंदी खत्म होगा और पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा। ये लाने वाले व्यक्ति कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये कौन थे? तो ये थे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। ठीक, और अपने जीवन काल में ये 4 बार राष्ट्रपति बने हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक अमेरिका में कोई 4 बार राष्ट्रपति न बना है। वहाँ नियम है कि आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं लगातार। उसके बाद एक बार आपको गैपिंग लेना होगा, यानी बैठना होगा। उसके बाद फिर आप 2 बार बन सकते हैं। लगातार 3 बार 4 बार नहीं। तो इन्होंने वो पूरा किया है। 4 बार ही बने हैं, लेकिन लगातार नहीं बने हैं, गैपिंग करके बने हैं। वो जरूरी है, वहाँ के संविधान में ये है। समझ गई? तो ये बने हैं। ये चुनाव जीते थे 1932 में, लेकिन शपथ कब लिए थे? 1933 में। नवंबर में जीत गए, मार्च में ये सत्ता में आए, और जैसे ही सत्ता में आए अपना ये वाला नियम लागू किए और अमेरिका को बाहर निकाले आर्थिक मंदी से। समझ गए? यहाँ क्लियर है बुआ? आगे देखिए, ऑटोवा समझौता। अमेरिका के तो पढ़ लिया, अब यूरोप के जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं? अमेरिका के आस में बैठे हुए हैं, वो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। अगर पूछ देवे ऑटोवा समझौता क्या था, तो ये बात लिखना है। 1932 में
कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश, यूरोप के जो कृषि प्रधान देश थे पूरब दिशा वाले, जेकरा में कि मुख्य रूप से आ जाता है बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और एक सर्बिया, इन सभी देशों ने मिल करके, और दूसरे तरफ था एक तुमको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ उसको कहते हैं जो ब्रिटेन के शासन में तो था लेकिन उससे मुक्त हो चुका था, जो ब्रिटेन से अलग हो चुका था, एक तरह से स्वतंत्र हो चुका था, उनका अपना एक संगठन था जिसका क्या नाम है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दोनों चीजें समझ में आ रही है? पूर्वी यूरोपीय देश में ये सारे देश आ रहे हैं, ठीक, ये सब कृषि करने वाला है, खेती करने वाला है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में वैसे देश आते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर के अपना एक अलग संघ बनाए हुए थे। जैसे मान लो हम ब्रिटेन है, हम पे इस सब पे कब्जा है, तो उस तीन को अलग निकल के अपना एक बना लिया, तो हाँ अलग बना लिया, जैसे कि हमने के भारत, तो ऐसे करके कॉमनवेल्थ बना लिया। और इन सब ने मिल करके एक समझौता किया कि हमने जो निर्यात आयात करते हैं ना, और उसमें मनमाना जो टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं उसको कम कर दीजिए, और एक निश्चित रखिए ताकि हमारे देश का सामान आपके देश में और आपके देश का सामान मेरे देश में आसानी से लेन देन हो सके, हमारा व्यापार बढ़िया से आगे बढ़े। जब व्यापार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो ये आर्थिक मंदी से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये जो समझौता हुआ था, उसी समझौता को हम क्या कहते हैं, ओटावा समझौता। यही एक नंबर कहीं कहीं लोसान लिख देता है, लोजान के, हाँ जहां तक हमको याद है। हाँ हाँ ये लेके आई थी, दिखाई थी, हम बोले कि लोजान मिलेगा एगो, उसी को कहीं कहीं लोसान मिलता है, जिसके मेटर्निक है जहां तक हमको जानकारी है। फिर एक बार हम उसको चेक कर लेंगे, उसमें हमको भी उसको देखना है कि दोनों एक है कि ना, लेकिन हमको याद है कि दोनों एक के है, खाली लोसान और लोजान दोनों एक ही है, अलग होगा तो कल बता देंगे, ठीक ना। तो देखो ये लोजान सम्मेलन क्या था, ये लोजान सम्मेलन 1932 में हुआ था, और जर्मनी पर जो प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लादा हुआ था ना 6 अरब पाउंड, उसको कम किया गया था कि जाओ तुमको छोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक बार पता नहीं 10th में या 9th में कहीं पूछे हुए था, 10th में शायद है, कि किस सम्मेलन के बाद यानी किस सम्मेलन के तहत जर्मनी की क्षतिपूर्ति कम कर दी गई थी, जो राशि था वो कम किया गया था। तो यही वाला है लोसान या लोजान जो है वही होगा, ठीक ना। तो ये किया गया था। इसी समय फ्रांस में एक व्यक्ति थे, फ्रांस के विदेश मंत्री थे जिनका नाम है ब्रिया। उन्होंने यूरोपीय देशों से एक बात कही, कहा कि एक काम करो, हम सब मिल करके यूरोप के लिए, पूरे यूरोपीय देश एक साथ मिल करके एक आर्थिक संघ बनाओ, जो हम अपन सब मिल करके हम लोग अर्थव्यवस्था को लेकर के उसमें नियम कानून जो भी होगा निर्धारण करेंगे। ये आइडिया किनका था, ब्रिया के। लेकिन जो उस टाइम की परिस्थिति थी, उस टाइम पे ये बात सफल नहीं हुआ, लोग इस बात को नहीं माना। लेकिन अगर पूछ देवे तो याद रखना, पूछ सकता है ब्रिया किस देश का विदेश मंत्री था, फ्रांस के। या पूछेगा कि यूरोप में आर्थिक संघ बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो ब्रिया ने। समझ गई। तो ये था, किताब तो कभी लेके आना नहीं है, अंडरलाइन करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे तो ठीक है, छोड़ दिए तो छुटले रह जाएगा। किताब रहता तो अपन अंडरलाइन करके रखता, पढ़ता तो समझ में आता कि हमको लाइन देखना है। लेकिन ना, थेथर के जड़ हो गया है सब, जो अब 3 महीने का थेथर है रे सब, जो हो तो हुए हो तो लाज बचाई है। आगे देखो, 1933 में राष्ट्रसंघ जो बना था 1920 में, उसने 1933 में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में टोटल कितने देश शामिल हुए, 67 देश। इन लोगों ने मिलकर के क्या कहा कि देखो भाई, मुद्रा गिर रहा है लगातार, उसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए ये जो आप लोग संरक्षणवाद के नियम लाए हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जो था ना संरक्षणवाद, कल बताए ना कि अपन देश के सामान को बेचवाने के लिए दूसरे देश के सामान के टैक्स बढ़ा देना, विदेशी सामान के। तो यहाँ पे 1933 में जब लंदन में ये बैठक हुई, 67 देश जब इसमें मिले, तो इन लोगों ने मिलकर के यही डिसीजन लिया कि ये वाला नीति हम लोगों को छोड़ना होगा। भारत तो ब्रिटेन रह गया तो भारत तो रह गया,
हमने तो उस टाइम पे गुलामे हैं, हमने के हाथ में थोड़े कुछ है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सब तो अंग्रेज कर रहा था। तो कहा गया कि इस नीति को हम लोगों को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। अगर छोड़ेंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सही तरीके से चल पाएगा। एक दूसरे को हमको सहयोग की जरूरत है, व्यापार में सहयोग करो, सहयोग की नीति अपनाओ, और तब जाकर के हम थोड़ा विकसित होंगे। और जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार होगी तो ये जो मुद्रा लगातार गिर रहा है वो स्थिर होगा और हमारी स्थिति में सुधार होगा। तो ये सारी चीजों को अपना करके तब किया गया था। वो अलग बात है कि तब इस बात को कोई नहीं माना था, जो ये बात रखी गई संरक्षणवाद, कोई नहीं मानने तैयार। सब लगे कि हम अपन दोगुना करके हम अपन बढ़ाएंगे कि हम लोग के फेर में हैं। आई पता नहीं कि सब करी एक जाल जैसा बना हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई एक को भी अगर जैसे रहता ना है कुछ तार के जाल देखा है, तार वाला जाल, कोई एक पर ऐसे मारोगे ना तो पूरा जाल में कंपन होता है। वो अलग बात है कि जहाँ चोट पड़ता है वहाँ ज्यादा होता है, लेकिन प्रभाव उसको इर्द गिर्द हर जगह दिखाई देगा। हाँ ठीक, मुर्गी फार्म में रहे वाला आदमी के मुर्गी फार्म बढ़िया एग्जाम्पल है। वो में जाल लगा रहता है ना, वहाँ किसी एक पर ऐसे मारो, अब बाकी पे कंपन नहीं होता है। अब दूसरा सोच रहा है कि हमरा का लेना देना है, वो खाना मार रहा है, अरे उसके बाद तुम्हारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ना है, कम पड़े या ज्यादा पड़े। और अगर उस पर वो मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहिएगा। तो हम जो मानव समाज है, ये जो पृथ्वी है, सब उस जाल के तरह है। हम सभी एक दूसरे से हर चीज में जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि फलाने व्यक्ति से हमको कोई नुकसान नहीं है, डायरेक्ट नुकसान नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आपका नुकसान है। हम मर जाए किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट तो ये है। शायद कल इसी में से कोई बच्चा हमसे पढ़ के हमसे भी ऊपर जाए, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। जो भी साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस जो भी नहीं, हम लोग पढ़े ना एपीजे अब्दुल कलाम के। पहले तो प्राथमिक विद्यालय अपने गांव में किसी छोटे टीचर से पढ़े और भविष्य में जा करके साइंटिस्ट बने। अगर उस दौरान एक टीचर उनको वो छोटी सी क्लास में बढ़िया शिक्षा नहीं देता तो क्या वो साइंटिस्ट बन पाते? तो इनडायरेक्टली उनके टीचर का कोई योगदान मान लो इस देश में नहीं रहा। डायरेक्टली में, प्रत्यक्ष रूप से उनके शिक्षक ने इस देश में कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने मिल करके एपीजे अब्दुल कलाम बनाया था। ठीक जैसे हम लोग किसी फैक्ट्री में जाओ, तो जैसे मान लो मजा के बोतल वाला फैक्ट्री में जाएगी तो कोई बोतल में भरता है, कोई लेबुल लगाता है, कोई ठेपी लगाता है, कोई डब्बा बनाता है, कोई डब्बा में सरियाता है, कोई टेप लगाता है, कोई ट्रक पर लोड करता है, कोई मार्केट में लाता है, फिर दुकान में आता है, तब तुम्हारे पास पहुंचता है। तो उन सबका जब सहयोग होता है तब जाके वो मजा के बोतल बनता है। वैसे हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली हमें मदद करते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज लाखों बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेके साइंटिस्ट बन रहे हैं। अगर वो टीचर तब योगदान नहीं किए होता तो ना तो एपीजे अब्दुल कलाम होते, ना आज हम उनसे प्रेरणा ले रहे होते। तो क्या उनका योगदान नहीं है? समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे एक जाल में फंसे हुए हैं। अगर किसी एक पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसका छोटा सा अंश क्यों ना हो, हमारे ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका सकारात्मक प्रभाव है तो उस पर हो सकता है ज़्यादा पड़े, लेकिन उसका छोटा सा हमारे ऊपर भी पड़ेगा। गांव समाज में अगर एक लड़का बिगड़ता है तो जाहिर सी बात हो अगल बगल के 2-4 बच्चे और बिगड़ेंगे, उनमें वो चीज़ आएगा, भले कम आए या ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और अगर एक अच्छा करता है तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव ही पड़ता है, क्योंकि हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है, आवारा हो रहा है, तो खुश मत होइए। कल जब आपका बच्चा होगा तो उसी समाज में रहने वाला है, तो खुश मत होइए कि फलाना के बेटा बिगड़ी थे, ठीक हुई थे, हमारा बेटा सही है। मान लेते हैं आज आपका बेटा समझदार है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका जो पोता होगा वो सब बढ़िया होगा, उसको इसी समाज में रहना है, वो अच्छे प्रभाव में रहेगा, ये आपको कैसे पता है? तो भले उसके गार्जियन को ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उसका खुद का बेटा बिगड़ रहा है, लेकिन उसका छोटा अंश आपके ऊपर भी पड़ेगा। समझ गए? तो ये भी चीजें वैसे ही हैं। अगर हम सब अच्छे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है, कोई एक भी बुरा होगा सबके साथ वो बुरा हो सकता है। समझ गए? अब आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीति में देखो तो 2 चीज देखना है। पहला, रूस में स्थापित है समाजवादी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था।
जिसके कारण इसके ऊपर आर्थिक मंदी का प्रभाव न के बराबर पड़ा और दुनिया भर में इसका मतलब कि प्रभाव बढ़ गया। सब आर्थिक मंदी के चपेटे में है ही नहीं है, तो दुनिया के नजर गया कि आखिर ये काहे न है, तो कि यहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था है, आखिर लो तो हम साम्यवादी अपना लेते हैं। तो पहला चीज ये था, राजनीति का एक परिवर्तन हो रहा था, एक नया शासन व्यवस्था दुनिया में आया था, दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रहा था आर्थिक मंदी के दौरान। अगर ये मंदी नहीं पड़ता तो शायद नहीं होता। मंदी आया, सब पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, रूस पे नहीं पड़ रहा है, तो काहे रे रूस क्या कर रहा है ऐसा, ताकि वो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था अपनाए हुए है, ओ तो हम भी अपनाते हैं, हमरो भी न पड़ेगा। तो एक चीज ही। दूसरा इसके विपरीत हुआ, इटली या जर्मनी जैसे देश में यहाँ तानाशाहों का जन्म हुआ। दुनिया भर के देश अपन आर्थिक मंदी में ऐसा डूब गया, सबको कहाँ लगा हुआ है आर्थिक मंदी से निकलने के उपाय में, कैसे निकले। ऐने जर्मनी में हिटलर चाची, अब बगल में इटली में मुसोलिनी चाची, ये दोनों मिल के चुट्टी न है, असल में चुट्टा है, चाची कहल जाए। हाँ जी, दोनों पुरुष है, तब वो घर का महिला के शासन है, आज न मिली था वो घर महिला के शासन मिली था। ये दोनों मिल के अपन आ गया कहाँ, अधिनायकवादी में पूरा सत्ता वगैरह जितना है सब एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। देखो हिटलर इस चीज का फायदा उठाया था, मुसोलिनी इसका फायदा उठाया, और वह दोनों चोट्टा के चलते विश्व युद्ध भी हो गया दूसरे का। तो यहाँ पे एक ऐसे प्रणाली का उत्कर्ष यानी इसका जन्म हुआ। तो ये भी किसके कारण, तो यूरोप के राजनीति में दो बदलाव हुए, एक नया साम्यवादी शासन व्यवस्था आया, दूसरा इधर एक नया अधिनायकवादी शासन व्यवस्था आया। ठीक, अधिनायकवादी क्या है बुआ, अगर पूछ देवे कि अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं, तो कहना कि एक ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित होती है, उसे हम अधिनायकवाद कहते हैं। ठीक, वही पूरा डिसीजन लेता है हर प्रश्न, ऐसे में जो उसमें के व्यक्ति रहेगा वो इस चीज का फायदा उठाता है और अपने आप को महानायक अवतरित व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करता है। जैसे कि हिटलर, जर्मनी के लोगों को शुरुआत में हिटलर भगवान लगता था, बाद में एहसास हुआ कि सबसे बड़ा हैवान है। समझ गए, जिस तरह से वो माइंड वॉश किया था। क्लियर। अब जो है ये सब तुमको आगे के चैप्टर मतलब कि आगे कल के क्लास में पढ़ना था, लेकिन टॉपिक दूसरा जो है बड़ा है, तो हम इस सबको कहें कि आज ही क्लियर कर देते हैं, कल तुम्हारा खाली वो सब रह जाएगा। आगे कल जब पढ़ोगे तो वहां पे एक शब्द आएगा तुम्हारे लिए, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के बारे में जान लो, एक ऐसी व्यवस्था है जो बाजार और मुनाफा के ऊपर डिपेंड होता है, यानी यहाँ पे सब कुछ निजी होता है, हाँ प्राइवेट होता है सब। हम पूंजीवाद सब पीछे पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में भी। शीत युद्ध के बारे में पूछे तो देखो शीत युद्ध क्या था, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो दो शक्तिशाली देश उभर के दुनिया के सामने आए। एक तरफ सोवियत संघ जिसको आज हम रूस कहते हैं, दूसरे तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन दोनों के बीच कौन सबसे शक्तिशाली है, इस बात का एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ। वैचारिक मतलब सिर्फ बातों का युद्ध। ये लोग एक दूसरे की सिर्फ आलोचना करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, कभी हथियार से लड़ाई नहीं किए हैं। 12th में इसको पढ़ना है, ठीक, शीत युद्ध का दौर। सुनो मुख्य रूप से ये है। अब उसमें वो था कि जो सोवियत संघ के सपोर्ट में जाएगा उसको अमेरिका पीटेगा, जो अमेरिका के सपोर्ट में जाएगा उसको सोवियत संघ। ये हम लोग हिंद चीन में भी पढ़ लिए हैं, समझ गए। ये लड़ाई चला था 1945 से लेकर के 1991 तक, तब तक जब तक कि सोवियत संघ न टूटा। जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो कमजोर पड़ गया और अमेरिका तब से आज तक शक्तिशाली देश बना हुआ है। ये जो शीत युद्ध शब्द है इसको प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति जो वो अंग्रेजी के एक लेखक थे, उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने ही ये नाम दिया था शीत युद्ध, समझी। अगर इसको व्यवस्थित में इसे चाहिए, नोट्स में सब है एकदम वह से वह वाला चीज यहाँ लिखा हुआ है। पूछे शीत युद्ध क्या था या शीत युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, शीत युद्ध के बारे में संक्षेप में बताएं, कुछ ही आए शीत युद्ध तो यही लिखना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी देश सोवियत रूस के बीच 1945 से 1991 तक एक वैचारिक युद्ध चला था, वैचारिक युद्ध था।
इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एक लेख में किया था। एक लेख जो लिखा था छोटा सा, उसमें प्रयोग किया था। शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत रूस के विघटन के साथ हो गया था। उसके बाद वो भी खत्म, शीत युद्ध भी खत्म। क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट है ये, खाली इसको समझो। पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो इसके बारे में हम पीछे बता दिए हैं। एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। या बोलो कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों के साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते हैं उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अभी हम वैश्वीकरण में ही इसको पढ़े हैं। ठीक, यहाँ इतिहास वाला से परिभाषा याद रखना है तो ये याद रखो जो किताब बोला है कि कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बस इतने, आगे वाला लिखे की जरूरत तुमको न है। जोड़ना है तो अपन जोड़ दो। इसकी शुरुआत कब से हुआ? 1920 के बाद, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये और विकसित हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला है। समझ गए? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी तो पहले से पढ़े हुए हैं, उसमें से कोई भी एक ही का डेफिनेशन याद रखो। भले हम जोन चैप्टर में पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, आपको कोई एक ही याद रखना है, वही एग्जाम में लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा। सिंपल है, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता है वही बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब उसी को अपने शब्दों में बना के बड़ा छोटा जो भी करना है वो करते रहिए। तो आज के लिए आपको इतना ही था। कल हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। इंडियन कल्चर शायद नाम है, कुछ ऐसी है, उसको देखेंगे। ठीक है, 2 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे।